कृष्णा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे राजा की, जिसने अपने पूरे जीवन के शासन काल में और अपने जो भी उसने जीवन जिए, उस जीवन में जिस युद्ध में भी वो सम्मिलित हुआ, वो कभी हारा नहीं। उसने कभी हार देखी नहीं। ऐसा मानो कि वो जीतने के लिए ही पैदा हुआ था और इतिहास आज उसे महान कहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिकंदर महान की, अलेक्जेंडर द ग्रेट की। तो आइए आज हम जानते हैं इसके बारे में कुछ रोचक अभियान इसके, जो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा सुनकर। तो मैं आपको कुछ राइटर्स के जो विवरण हैं उसके बारे में मैं बता दूं, जैसे कि हेरोडोटस हो गए, एस्ट्रेबो हैं और एरियन हैं। तो इनके विवरण, ये जो ग्रीक राइटर्स हैं, इनके विवरण से पता चलता है कि भारत और पर्सिया, इनका जो पॉलिटिकल रिलेशन था वो किंग साइरस के टाइम से शुरू हो चुका था। तो हमारी एक अच्छी तो साइरस जो था वो क्या करता है कि हमारा जो उत्तर पश्चिम इलाका होता है उस पर अटैक करता है। और उस अटैक में होता यह है कि जो सिंधु घाटी के पश्चिम का जो रीजन था, उसमें जैसे कि हमारे काबुल घाटी है, गांधार है और जो हिंदकुश है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। और इसी पर्सिया साम्राज्य का ही फिर आगे चल के जो राजा बनता है डेरियस फर्स्ट, तो वो आक्रमण करता है और नॉर्थ पंजाब, जो उत्तर पंजाब है, उसको वो जीत लेता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा जो भारत था, तो उसका कुछ हिस्से पे पर्सिया का अधिकार हो चुका था। और इसी में जो था डेरियस थर्ड, वो राजा बनता है 336 बीसी में। अब यहाँ देखिए कहानी एक रोचक मोड़ पे आके खड़ी होती है कि 336 बीसी में ही जो सिकंदर था, वो मैक्डोनियन साम्राज्य का वारिस, और वो भी 336 बीसी में ही महज 20 साल की उम्र में राजा बनता है। और कहा जाता है कि उसके 16 वर्ष तक, जब वो उसकी आयु थी 16 वर्ष तक की थी, तब एरिस्टोटल उसके गुरु हुआ करते थे। तो खैर जब वो राजा बनता है तो उसका जो सिकंदर के जो पिता थे फिलिप सेकंड, तो उनका जो अभियान था, उनका जो एक सपना था कि पूरे ग्रीस पे, पूरे ग्रीक जो है उस पे जो आधिपत्य होना चाहिए वो इनका होना चाहिए। तो जैसे ही जब वो गद्दी पे बैठता है सिकंदर, तो इस अभियान को वो आगे लेकर के चलता है और अपने जीवन में वो बहुत सारे अभियान करता है, जैसे कि वो सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया हो गया और सदर्न एशिया। तो इन सब में वो लड़ता है और वो जीतते जाता है बारी बारी, और इसी तरह से वो पर्शियन साम्राज्य पे अटैक करता है। और उस समय वहाँ का जो राजा था वो था डेरियस थर्ड। अब इन दोनों के बीच में लगभग 10 साल तक ये युद्ध चला था। अब इस युद्ध में होना क्या था, जो पर्शियन साम्राज्य था, डेरियस थर्ड, उसकी सेना हार का सामना करती है और डेरियस थर्ड जो है किसी तरह से खुद को बचा के भागने में सफल होता है। लेकिन खैर उसकी जो आर्मी थी सिकंदर की, वो डेरियस थर्ड को पकड़ लेती है और डेरियस थर्ड को मार दिया जाता है। और इस तरह से पूरे पर्शियन साम्राज्य का निस्तानाबूद कर देती है सिकंदर। और यहाँ से 327 बीसी के आसपास वो भारत के लिए रवाना होती है। और उसके भारत आने के बहुत सारे रीज़न बताए जाते हैं सिकंदर के भारत आने के, जैसे कि जो पर्सिया का जो साम्राज्य था, तो उसके अधिकार क्षेत्र में जो भी उत्तर पश्चिम के जो इलाके थे, उसको काबू में लेना। इसके साथ साथ भारत की अगर धन संपत्ति देखी जाए तो उसका लालसा। और यहाँ पे देखिए इस समय पे उत्तर पश्चिम का जो इलाका था, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे गणराज्य थे और उन गणराज्यों में ही आपस में प्रतिस्पर्धा होते रहती थी। तो एक दूसरे के ही कॉम्पिटिटर थे, लोग नहीं चाहते थे कि वो ज़्यादा ताकतवर हो। तो खैर ये, तो इसी में जो बड़े पोरस थे, तो उनके अधिकार क्षेत्र में जो था वो आता था पंजाब का झेलम, गुजरात और शाहपुर के कुछ जिले आते थे। और वैसे ही उनके सगे संबंधी ही थे छोटे पोरस, तो उनका जो राज्य था वो चेनाब और ब्यास नदी के बीच का था। और जो इसी से सटा हुआ था तक्षशिला, उसका जो शासक था आम्भी, तो आम्भी का बड़े जो पोरस थे उससे दुश्मनी था, शत्रुता थी आपस में। और आम्भी नहीं चाहता था कि ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली। तो आम्भी ने
अवसर का अच्छा फ़ायदा उठाया, ये कहेंगे। जब उसे पता चला कि सिकंदर भाई आ रहा है, उत्तर पश्चिम इलाके में उसकी ओर आ रहा है, तो उसने चाहा कि सिकंदर से हाथ मिला ले और बड़े पोरस के खिलाफ वो युद्ध करे और उसे हराने से फ़ायदा ये होगा अम्बी को कि उसका जो इलाका है, उसका जो साम्राज्य है, वो सुरक्षित रहेगा। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसने इस तरह का कदम उठाया। तो यहाँ पे कुल मिला के बात आती है कि उसके आने के कारण का। लेकिन अगर मुझे जो लगता है वो ये है कि उसको उसके भारत आने की जो रीज़न है, सबसे बड़ा वो ये है मेरे हिसाब से कि उसकी खुद की महत्वाकांक्षा। जो उसे विश्व विजयी पूरे अर्थ को वो जीतना चाहता है, उसको विश्व विजयी बनना है, वो महत्वाकांक्षा उसे इधर खींच ले आती है। खैर, तो कहानी आगे बढ़ता है और 327 बीसी का वो समय होता है जब वो खैबर के दर्रे को पास करके भारत चला आता है। उस इलाके में, उत्तर पश्चिम इलाके में आता है। अब देखिए यहाँ पे अशोक नाम के जो कबीले थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई उन्हें झुकना नहीं है, उन्हें युद्ध करना है सिकंदर से। सिकंदर जो बोला था, या तो हार मान लो या तो युद्ध करो। तो युद्ध करना जो उस वक्त थे वो ज़्यादा जायज़ समझे। और वो जो कबीला था, अगर देखा जाए वारफेयर की दृष्टि से, तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। उनको जो टेक्निक था उनके फाइट करने का, वो बहुत ही अद्भुत था। तो अस्पत में और सिकंदर में झड़प होती है, लड़ाई शुरू होती है। और इस लड़ाई में देखा जाए तो एक तरफ़ा लड़ाई है। एक तरफ उसकी जो आर्मी है सिकंदर की, लाखों में बहुत बड़ी, और एक तरफ छोटा सा कबीला, कुछ संख्या में लोग लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों लड़ते हैं आपस में और इस युद्ध में किसी भी तरह से जो सिकंदर है वो विजयी होता है। लेकिन इस युद्ध का जो एक बहुत ही अच्छा जो पॉइंट रहता है वो ये था कि जो उस वक्त जो कबीले थे, तो इसमें युद्ध में पुरुषों के बाद महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये बहुत बड़ा यूनिक चीज़ इस लड़ाई का। लेकिन खैर, सिकंदर नरसंहार करता हुआ आगे बढ़ता है। वो युद्ध हार चुके थे कबीले। अब इस युद्ध का नतीजा ये होता है कि आसपास के जो भी राज्य, गणराज्य हैं, कबीले हैं, तो वो खुद को सिकंदर के सामने हार मान लेते हैं लड़ाई से पहले और उनका आधिपत्य स्वीकार करते हैं। अब यहाँ से कहानी बढ़ती है आगे। जैसा कि मैं बताया कि आम्बी जो था तक्षशिला का शासक, वो मित्रता कर रखा था पहले से ही सिकंदर से। और बहुत सारे जो गणराज्य थे, तो उसने वेलकम भी करा, उसका आधिपत्य स्वीकार करा सिकंदर का। लेकिन इसी बीच जो बड़े पोरस थे, उन्होंने तय करा कि नहीं, उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें लड़ाई करनी है। वो घुटने नहीं टेकेंगे सिकंदर के सामने और वो लड़ाई के लिए निकलते हैं। तो यहाँ होता ये है कि जो जो झेलम का जो तट है, तो उसके उस पार सिकंदर की सेना थी और इस पार बड़े पोरस थे। तो इस लड़ाई में जो बड़े पोरस थे, तो पोरस अपने पुत्र को एक सेना की टुकड़ी के साथ झेलम के तट पे भेजती है कि जाओ और प्रोटेक्ट करो किला को। जब उधर से आक्रमण हो तो तुम रिटेलिएट करना। तो यहाँ पे अब रात का समय था और बहुत ही घनघोर बारिश भी हो रही थी। और उस रात तो सिकंदर क्या करता है कि चुपके से रात के समय झेलम नदी को पार करके इस तट पे चला आता है। अब रात में ही क्या होता है कि जो पोरस अपने बेटे को खड़ा करा था, आर्मी दे करके, एक सैनिक टुकड़ी दे करके खड़ा किया था वहाँ रिटेलिएशन के लिए, लेकिन सिकंदर जो है वो उसको क्या करता है कि वापस जाने पे मजबूर कर देता है, उसको पीछे हटने पे, उसके बेटे को। अब प्रातः काल का समय होता है, सुबह सुबह हो जाता है। अब इस समय सिकंदर और पोरस दोनों आमने सामने थे, युद्ध के लिए दोनों तैयार। पोरस अपने हाथी पे बैठा हुआ था। तो खैर, अब लड़ाई दोनों में शुरू होती है और इस लड़ाई में बारिश के मौसम होने के कारण घनघोर बारिश हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे वातावरण है वो अनुकूल नहीं है। और ये अनुकूल किसके बन रहे हैं, तो सिकंदर के और पोरस के विपरीत। तो इस युद्ध में जो पोरस की सेना थी, वो अपने रथों का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। और ना सिर्फ रथ का, बल्कि वो अपने अस्त्र शस्त्र जैसे कि तीर धनुष का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। जो तीर कमान था, उसका जो कमान भूमि से खींचकर छोड़ा जाता था, वो भी
ज्यों के त्यों ही रह जाता है, उसका यूज़ नहीं कर पाती। तो खैर, अब जो उसका हाथी था पोरस का, अब वो बुरी तरह घायल हो चुका था सिकंदर के वार से। अब खुद कहा जाता है कि पोरस को 9-9 घाव लगे थे और इस युद्ध में पोरस की हार होती है और उसे बंदी बना लिया जाता है। तो जब पोरस को सिकंदर के सामने पेश किया जाता है तो सिकंदर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। तो इस सवाल पे जो पोरस था वो बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए बड़ी दृढ़ता और साहस से जवाब देता है कि एक राजा दूसरे राजाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार करती है मेरे साथ भी उस तरह का व्यवहार किया जाए। अब ऐसे स्टेटमेंट को सुन करके सिकंदर शॉक्ड हो जाता है। वो आश्चर्यचकित होता है कि बताओ यार, एक इंसान, एक राजा जो मरने वाला है कुछ क्षण में, मैं उसे कब मार दूँ वो खुद नहीं जानता और वो इतना साहसपूर्ण जवाब दे रहा है। तो इस जवाब से बहुत प्रभावित होता है सिकंदर और इस प्रभाव बस में आकर के वो न सिर्फ उसके राज्य को वापस करता है बल्कि उसके साथ साथ भी कई और राज्यों को उसके अंडर में दे देता है और उससे पोरस से मित्रता कर बैठता है। दोनों दोस्त बन जाते हैं और इसके बाद सिकंदर को आगे बढ़ना था भारत की ओर। लेकिन जैसे ही ब्यास नदी के तट पे पहुंचती है सिकंदर की सेना, तो सिकंदर की जो सेना थी वो मना कर देती है आगे बढ़ने से। और उसके मना करने का बहुत सारे रीज़न थे, जैसे कि वो बहुत लंबे अरसों से युद्ध कर रहा है, अपने आधार से बहुत दूर है और उसके घर जाने की भी वो लालसा है उन लोगों में, है ना? और इसके साथ-साथ देखा जाए तो उसके जो सिकंदर के अस्त्र-शस्त्र थे, हथियार थे, वो भी बेकार पड़ चुके थे और पड़ने लगे थे। और उसकी आर्मी में बहुत ऐसे सैनिक थे जो कि घाव और बीमारियों से ग्रसित थे और कितने मर चुके थे। तो खैर, इस तरह सिकंदर को वापस जाना पड़ता है। तो वो समय था कुछ 325 बीसी का, जब सिकंदर ने भारत को छोड़ा और वो फाइनली बेबीलोन, जो मेसोपोटामिया का एक शहर है, वहाँ चला जाता है। और ठीक इसके 2 साल बाद यानी कि 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन शहर में। और इस तरह से अगर इस पूरे कहानी का कंक्लूज़न देखा जाए तो यही है कि सिकंदर का जो अभियान था विश्व विजयी बनने का, वो भारत में आकर के पूरा नहीं हो पाया, वो अधूरा ही रह गया। और अगर वो आगे बढ़ता भी तो मगध का जो शासक था धनानंद, उस समय मगध के गद्दी पे बैठा हुआ, उसके पास एक बहुत ही विशाल सेना, अच्छे खासे धन, उसके पास मरने मिटने वाले लोग थे। अगर उससे धनानंद से यानी अगर सिकंदर का आमना सामना होता तो ये युद्ध फिर धनानंद के पक्ष में होता, क्योंकि इनके जो सैनिक थे वो पहले से ही बीमार थे। फिर खाना पीना, फिर वातावरण, ये माहौल अलग था, यहाँ की जो सीजन है वो अलग थे, तो इन सब चीज़ के लिए नए थे। तो ये युद्ध भारत के पक्ष में होता और ऐसा हुआ भी, क्योंकि देखा जाए तो पोरस से युद्ध में जो लड़ाई हुई, युद्ध हुई, इसमें जीत के बावजूद भी एक तरह से वो हार गया, क्योंकि उसका जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। और जहाँ तक अगर बात है जैन ग्रंथ या फिर बौद्ध टेक्स्ट या हिंदू टेक्स्ट का, तो इसमें इसके आक्रमण का ऐसा कोई भी विवरण नहीं मिलता है, जिससे कि पता चलता है कि भारत की सभ्यता संस्कृति पे इतना कुछ असर नहीं हुआ। हाँ, उसके लौटने के बावजूद भी जो उत्तर पश्चिम के जो इलाके थे जिस पे ग्रीक का आधिपत्य था, तो वहाँ उसका शासन चला। मगर उस शासन का पॉजिटिव चीज़ अगर देखा जाए तो ये था कि भारतीय जो थे वो सिक्के ढालने की कला सीखे और इसके साथ साथ जो ग्रह नक्षत्र शास्त्र है उसमें भी वो सीखे हैं ग्रीक से, भारतीयों ने। और जो ग्रीक थे वो हमसे, भारतीय से धर्म ग्रंथ की जानकारी ये सीखा। तो भारतीयों ने ग्रीक से सिक्के ढालने की कला सीखी, नक्षत्र शास्त्र सीखा और ग्रीक ने भारतीयों से धर्म ग्रंथ की जानकारी ली। तो इस तरह से एक दूसरे का जो आदान प्रदान है वो चला और काफ़ी अच्छा था। तो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे, और इस तरह की और भी रोचक कहानियाँ मैं लेकर के आऊँगा।
जिससे कि आपके नॉलेज को एनहांस किया जा सके। और थैंक यू वेरी मच।